नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडीडी वॉइस में। मंदिर के फर्श पर एक खूबसूरत औरत पुजारिन के रूप में बैठी थी। मैं हैरानी से उसको देख रहा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, मैं चौंक उठा था। गुड़िया एकाएक मेरे होठों से निकल पड़ा था। मैंने अपनी गुड़िया को जोर से पुकारा, मेरी गुड़िया। वह मुझे देखने लगी थी, लेकिन मुझसे ज्यादा देर तक नजरें नहीं मिला सकी। शायद उसे याद आया होगा मेरा वादा। गुड़िया, मैं धर्म को नहीं मानता। मेरा धर्म और इंसानियत सिर्फ मेरा प्यार है, मैंने कहा था। वह मुझे नहीं देखना चाहती थी। वह फर्श पर समाधि की मुद्रा में बैठी थी। गेरुए रंग की साड़ी में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाल बिखरे हुए थे। ललाट पर रोली व चंदन का टीका उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं उसे अपलक देख रहा था। मांग में सिंदूर नहीं था, माथे पर बिंदिया नहीं थी, फिर भी वह काफी खूबसूरत लग रही थी। जी चाहा मैं अपनी गुड़िया को अपनी बाहों में भर लूं। मेरे कदम बढ़ने लगे थे। मैंने जैसे ही उसके नजदीक जाने की कोशिश की, मेरी नींद खुल गई थी। अरे, यह कैसा सपना था। मैं अपने गांव में हजारों मील दूर अनजान शहर में छोटे से किराए के कमरे में था। उफ, कैसे कैसे सपने आते हैं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया था। कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो पाया कि कमरे का नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मीलों दौड़ लगा कर आया हूँ। गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए हुए मुझे 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था। काफी भाग दौड़ करने के बाद मुझे कपड़ा मिल में सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई थी। फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मैं रोजाना 12 घंटे काम करता हूँ। काम करते करते मैं थक जाता हूँ। रात में बिस्तर पर पहुंचते ही नींद की बाहों में जकड़ लेती है। कभी कभी नींद इतनी तेज आती है कि बिना अलार्म के नींद खुलती भी नहीं। मैं हर इतवार को गुड़िया को चिट्ठी लिखता था। चिट्ठी मिलने पर जवाब भी दिया करता था। शुरू में यह सिलसिला बेनागा होता था, बाद में काम के दबाव के चलते कम हो गया था। कुछ दिन बाद जब उसकी चिट्ठी आना कम हो गई थी, मैं सोच रहा था कि गुड़िया तो हमेशा चिट्ठी लिखती है, लेकिन इन दिनों शायद उसको मेरा ख्याल नहीं रहता है। अब वह चिट्ठी लिखना भी बंद कर चुकी थी। हाँ, आने की बात वह पिछली कई चिट्ठियों में कर चुकी थी। आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा था कि माँ बाबूजी अलग खाना पका रहे हैं। वजह नहीं लिखी थी। इधर मैं 2 चिट्ठी लिख चुका था। वह अभी तक दोनों चिट्ठियों का जवाब नहीं दे पाई थी। आज ऐसा सपना आया तो नींद नहीं आ रही थी। अभी 4 बज रहे थे। मैं रोजाना 5 सुबह जाग जाता हूँ। काम पर जाने के लिए सवेरे जागकर मुझे जाने की तैयारी करनी पड़ती है। खुद से खाना पकाना पड़ता है और फिर खुद से ही टिफिन में भोजन पैक कर ड्यूटी जाना पड़ता है। मैं बिस्तर पर लेटकर उसकी यादों में खोने लगा था। मैं पंडित कालीचरण मिश्र का इकलौता बेटा आकाश था। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। फिर भी मैं धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद आदि के पचड़े में नहीं पड़ता था। मैं जात पात का पक्का विरोधी था। ये सब मुझे आबंडर लगते थे। उन दिनों कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। विषय था धर्म और जाति। मेरे अंदर धर्म और जाति जैसे भेदभाव को लेकर आग पल रही थी। मेरे लिए यह वाद विवाद दिल की भड़ास निकालने के लिए काफी था। उस दिन मैं तय समय पर कॉलेज पहुंच चुका था। वाद विवाद प्रतियोगिता शुरू हुई। बारी बारी से प्रतिभागी अपने अपने विचार दे रहे थे। मेरी क्लास में गुड़िया नाम की लड़की थी। उसका वास्ता दलित जाति से था। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह पढ़ने में भी तेज थी। उसने भी वाद विवाद में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी धर्म और धर्माधता को लेकर काफी लच्छेदार भाषण दिया था। मेरा कहना था कि धर्म ने समाज में बुराई फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। धर्म के चलते लोग एक दूसरे से नफरत व जलन के भाव रखने लगे हैं। समाज में अलगाव की भावना पनप रही है। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों का पुरजोर विरोध किया था। धर्म और जाति के नाम पर कुछ लोगों के लिए भले ही पूरियां तोड़ने का साधन मात्र है, लेकिन उनका असली मकसद तो केवल धंधा करना है। जात पात और धर्म के नाम पर बनाए गए मकड़जाल से हम सबको बाहर निकलना होगा, तभी समाज का भला होगा।
मैंने जात बता दिया था कि मैं जात पात का पक्का विरोधी हूँ। एक ब्राह्मण लड़के से ब्राह्मणवाद का विरोध करना आसान नहीं था। लोगों ने जब मेरी बातें सुनी तो खूब तालियां बजाई और मुझे वाहवाही मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्टिफिकेट भी मिला था। इसका असर लोगों पर कितना हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी तरफ से आकर्षित होने का पहला जादू गुड़िया पर चल चुका था, जिस पर मैं क्या पूरे कॉलेज के लड़के फिदा रहते थे, लेकिन वह किसी को घास नहीं डालने देती थी। दूसरे दिन गुड़िया फूलों के बुकों के साथ मेरे सामने कॉलेज के ऑडिटोरियम में बधाई देने के लिए वहाँ थी, क्योंकि मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में पहला नंबर हासिल हुआ था, जबकि उसे तीसरा नंबर मिला था। आज गुड़िया मुझे बधाई देने के लिए खड़ी थी। सिर्फ खड़ी ही नहीं थी, बल्कि मुझे अपलक देख रही थी। उसके इस तरह के अजीब बर्ताव के चलते मैं झेप सा गया था। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखों में शरारत थी। वह मेरे ऊपर जादू चला चुकी थी। उसके ठीक अगले दिन मुझे रंगीन लिफाफा पकड़ा गई थी। मैं स्कूल के फुलवारी के बीच पहुंचकर लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा था। प्रिय आकाश, मैं कहाँ से लिखना शुरू करूं? मुझे प्रेम पत्र लिखने की तहजीब नहीं है। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता हाल से ही शुरू कर रही हूँ, जहाँ से मेरे दिल के उमड़ते वेग ने ही मुझे परेशान कर दिया था और मैं चाहकर भी सच्चाई के प्रति सब नहीं बोल सकी थी, जो मेरे दिल में बर्फ की परत की तरह पहले से ही जम चुके थे। लेकिन तुम्हारी बेबाक बातों ने जमी हुई बर्फ की परत को पिघलाकर मेरे दिल को ठंडक पहुंचा दी है। इतनी ठंडक कि मैं अपने आप को बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ बेचैनी और बेकटारी बढ़ गई है। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। सिर्फ इंतजार है तुम्हारा। मैं अगले दिन कॉलेज की फुलवारी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। सिर्फ तुम्हारी गुड़िया। मैं भला इस प्रेम निवेदन को कैसे ठुकरा सकता था? मुझे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। मैं अगले दिन कॉलेज की उसी फुलवारी में पहुंच चुका था। गुड़िया मेरे इंतजार में पहले से ही वहां चलकदमी कर रही थी। मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। मैंने उसको छेड़ा। गुड़िया, तुमने तो लिखा था कि बेहद ठंडा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी सांसों में काफी गर्मी है। क्योंकि मैं उस सांसों को करीब से महसूस कर रहा था। वह मेरे मुंह से गुड़िया नाम सुनकर तपाक से पूछ बैठी थी, गुड़िया, खेलने की गुड़िया या? मैं बीच में ही बोल पड़ा था, नहीं, प्यार को महसूस करने का नाम गुड़िया। फिर क्या था? कॉलेज के दिन मजे से गुजरने लगे थे। प्रेम परवान चढ़ चुका था। दोनों जीने मरने की कस्में खा चुके थे। पर भला इश्क और मुस्क कब छिपाए छिपता है? जब तक यह बात मेरे माँ बाबूजी को पता चली तो वे लोग हम दोनों के दुश्मन बन गए। गुड़िया ने अपने माता पिता को समझा बुझा कर राजी कर लिया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाबूजी से बात की तो वे दोनों आपे से बाहर हो गए। इतना ही नहीं, पिताजी गुड़िया और उसके खानदान के खिलाफ बोलने लगे। तुम ऐसी जाति से ब्याह करोगे जिसका छुआ हम लोग पानी तक नहीं पीते। मेरे खानदान में कोई दलित जाति से शादी नहीं करे। उसकी इतनी हिम्मत! क्या तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? यह सब सोचने से पहले तुम दोनों के लिए जहर क्यों नहीं ले आए थे, ताकि ऐसे दिन देखने से पहले हम मर जाते? माता पिता को समझाना जंग जीतने से कम नहीं था। मैंने उनको बहुत समझाया गया, घर बार छोड़ने की धमकी दी। भला उन्हें कैसे यह बर्दाश्त होता कि उनका एकलौता बेटा, जो एकमात्र खानदान का चिराग है, घर छोड़कर चला जाए। दोनों बेमन से ही सब कुछ रजामंदी की मुहर लग गई थी। हम दोनों ने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। न बारात आई, न ही मेरे सगे संबंधी आए। हम दोनों ने इस शादी का पूरा खर्चा उठाया। खर्च भी क्या था, 2 मालाएं, सिंदूर की डिब्बी या यार दोस्तों से उधार लिए हुए गुड़िया के लिए एक जोड़ी कपड़े। शादी के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बंद हो गया था। मेरी पत्नी के आ जाने के बाद बाबूजी कम बोलते थे, लेकिन माँ थी जो कभी कभी मुझे हिम्मत देती थी। शायद वे जानती थी कि मेरा बेटा काफी जिद्दी है। अगर घर छोड़ देगा तो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन मेरी खुशियों का ख्याल दोनों में से किसी को नहीं था। शादी हो जाने के बाद से ही
पड़ोस की औरतें और आदमी हमारे घर का रास्ता भूलने लगे थे, क्योंकि अछूत की बीमारी उनके घरों में न लग जाए, इसका डर था। इसलिए मैंने माँ से कहा, माँ मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन वे अपनी कसम देकर घर से दूर जाने से मना कर देती। शादी के बाद हम दोनों घर में ही सिमट कर रह गए। दिन भर घर के छोटे मोटे काम करता और शाम होते होते लोगों के बदले रवैया पर चिंता जाहिर करता। मेरा सब्र उसे बांध कर रखे हुए था। मैं उसे कहता, गुड़िया मेरा धर्म और ईमान सिर्फ प्यार है, मैं लोगों की तरह धार्मिक नहीं हूँ। धर्म ने मुझे सिर्फ डराया धमकाया है। मैं धर्म अपनाने से डरता हूँ, इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि तुम मेरा साथ दो। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक होने लगा था, पर अड़ोस पड़ोस वालों का रवैया नहीं बदला था। वे आते जाते ताना मारते कि जब शादी कर ली है तो घर में रहकर उसकी सूरत देखने से तो पेट नहीं भर जाएगा ना। बूढ़े माँ बाप का सहारा बनो, अपनी मर्जी से कमाने धमाने कहीं बाहर जाओ। मैं मन ही मन जल भून गया था। अभी शादी हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे और नौकरी करने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। मैंने गुड़िया को अपना फैसला सुनाया। नौकरी के लिए मुझे गुजरात जाना पड़ेगा। मैंने अपने यार दोस्तों से बात कर ली है। अब घर में बैठने से तो हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी। आज नहीं तो कल कभी न कभी कमाने जाना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को समझा बुझा कर राजी हो गए थे। मैंने उसे बताया था कि जब तक कुछ कमा न लेता तब तक घर नहीं लौट कर आऊँगा। बस अब हम दोनों चिट्ठियों से संतोष करेंगे। न चाहते हुए भी अलग होने के लिए वह राजी हो गई थी, क्योंकि पड़ोसियों की अनदेखी का एहसास उसे भी था। जाने से पहले वो पूरी रात लिपट कर आंसू बहाती रही। कुछ पलों के लिए मैं भी परेशान हो गया था। गुड़िया मत रो, जिंदगी रोने का नाम नहीं है। घर से निकलते हुए कंधे पर अपना बैग रखते हुए मैंने उसे दिलासा दी। यह तो सच है कि पेट भरने के लिए कमाने जरूरत है। बिना कमाए भोजन मिलना मुमकिन नहीं। अपनी खेती बाड़ी और औरों की तरह नहीं है जो घर में रहकर अनाज पैदा करे और अपनी जरूरतें पूरी करे। इसलिए बाहर जाकर नौकरी ढूंढना जरूरी है। और अपने आंसू पोंछते हुए हिदायत दी थी कि हर हफ्ते चिट्ठी जरूर लिखना। मैं इंतजार करूंगी। गुजरात आते ही अपने गांव के कुछ लोगों की मदद से कपड़ा मिल में मुझे सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई थी। कुछ दिनों तक मैं अपने दोस्तों के कमरे में साथ रहा। बाद में अपना कमरा अलग से ले लिया था। जल्दी मैंने गुड़िया को चिट्ठी लिखी थी। उसका जवाब मुझे मिला। दूर रहने पर कागज के लिखे शब्दों की क्या अहमियत होती है, यह मैं अब अनुभव कर चुका था। उसने लिखा था कि जब तुम चले गए थे तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाती थी। जब तुम्हारी चिट्ठी मिली तो मैं भरपेट भोजन कर रही हूँ। मैं उसकी चिट्ठियों को कई बार पढ़ता। मुझे भी ऐसा महसूस होता। उन दिनों में भी ठीक से भोजन नहीं कर पाता था। एक तो थका देने वाला काम और अजनबी शहर में अपना कहलाने वाला कोई नहीं होता। खाली वक्त में गुड़िया के साथ बिताए पल याद आते थे। मन उदासी से भर जाता था। उन पलों में मैं भी उसकी भेजी हुई चिट्ठियों को दोहराता था। चिट्ठी फैक्ट्री के पते पर ही आती थी। जिस दिन चिट्ठी मिलती फैक्ट्री से घर पहुंचने की जल्दी होती, क्योंकि वहाँ चिट्ठी पढ़ने का समय ठीक से नहीं मिल पाता था। किंतु धीरे धीरे काम में इतना उलझता चला गया कि अब चिट्ठी मिले या न मिले कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इधर कई महीने से गुड़िया की चिट्ठी नहीं मिली थी। अब वह भावनाओं में बहकर लिखती नहीं थी। चिट्ठी औपचारिक होती है। हालांकि लंबी जुदाई के चलते मिलने के लिए मन बेचैन हो उठा था। आज जब इस तरह के सपने आए तो मेरा मन भी यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। मैं फैक्ट्री से छुट्टी लेकर अपने गांव चल दिया था। मेरे मन में गुड़िया को लेकर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं उससे मिलने के लिए रोमांचित था। उसके लिए साड़ी और जरूरी सामान खरीद लिया था। माँ बाबूजी के लिए भी कपड़े खरीद कर ट्रेन पकड़ ली थी। मैं घर में दाखिल हुआ। माँ बाबूजी को प्रणाम कर मेरी आंखें गुड़िया को ढूंढने लगी थी, पर वह घर में कहीं नजर नहीं आई। माँ बाबूजी का उदास चेहरा देखकर मैं कुछ डर सा गया था। इसलिए मैंने माँ से पूछा, गुड़िया कहाँ है? माँ बाबूजी के इस तरह के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जवाब के इंतजार में मैंने उनकी तरफ देखता रहा। माँ बाबूजी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे।
मैंने माँ से दोबारा यही सवाल दोहराया, गुड़िया कहाँ गई माँ? माँ अपना गला साफ करते हुए बोली, बेटा 3 दिन पहले वह घर छोड़कर चली गई। मैं तो तुम्हारे पास तार भी बेच चुकी हूँ। माँ, लेकिन तार तो मुझे मिला ही नहीं। मैं यूं ही गाड़ी पकड़ कर आया था क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा था। किसी अनहोनी के डर से मैं घबरा रहा था। मैंने चीखते हुए माँ से सवाल किया, कहाँ चली गई और क्यों? बेटा, यह तो उसने नहीं बताया। वह चुपके से पाँव फटने से पहले ही निकल चुकी थी। हम दोनों ने काफी ढूंढा, कहीं पता नहीं चल पाया। तब थक हार कर तुम्हारे पास तार भेजा था। वह तुम्हारे नाम एक लिफाफा और पैकेट छोड़ गई है। माँ घर के अंदर लिफाफा और पैकेट निकालकर मेरे हाथों में थमा दी। लिफाफा खोलकर मैं चिट्ठी पढ़ने लगा था। प्रिय आकाश, मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम घर छोड़ने की वजह जानना चाहोगे? जब से तुम यहाँ से गए हो, पड़ोस का कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे नफरत से न देखा हो। कई लोग मेरे मुंह पर उलाहना देकर चले जाते थे। मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती थी। किसी ने मुझे नहीं स्वीकारा, न घर के लोग न पड़ोस वाले। माँ बाबूजी अलग से खाना पकाने लगे। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने घर के शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ तक करवाया। मैं अलग थलग पड़ गई थी। मैं यही सोचती रही कि मेरे चलते तुम्हारे परिवार को भी काफी कुछ झेलना पड़ा है। मैं खुद को बहुत कसूरवार मानने लगी थी। ऐसा लग रहा था मेरा आत्मसम्मान गिरवी रख दिया गया है। मैं इस माहौल में जिंदा नहीं थी। आखिर तुम इस मरे हुए शरीर को क्या करते? इसलिए मुझे खुद फैसला लेना पड़ा है। शायद तुम्हारे आने से पहले मैं इस दुनिया में से बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी दी हुई साड़ी, सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र छोड़कर रही हूँ। तुम इसे अपने हाथों से गंगा में बहा देना ताकि इस अभागिन का उद्धार हो सके। तुम्हारी गुड़िया। चिट्ठी पढ़कर मैं फपक फपक कर रोने लगा था। कई घंटे तक उसकी चीज़ों को अपने से चिपका कर मैंने गुड़िया को महसूस करने की कोशिश किया था। अगले दिन भारी मन से उन चीज़ों को गंगा में बहा दिया था।